सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। बदकिस्मती मैं कहूंगा जी, नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को। आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाकर। हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 अरब 40 करोड़, तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। क्योंकि बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। वो खाली धमकाता है हमको। अगर दम है, मैंने पहले बोला दम है इंडिया को, मोदी को दम है तो आ जाओ। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं ललकारता हूँ। मैं नवीद अहमद देवबंदी उसको ललकारता हूँ, दम है तो आ जाओ बॉर्डर पे, बाकी बातें नहीं करो। मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे, ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है। दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत, राठौर वगैरह, ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कमेंटेड पॉलिसी है, नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है, इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 अरब 40 करोड़, तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी। क्या कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे और सुन, उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाकर। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात खराब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो न्यूक्लियरी पावर्ड है। और ये सब मेरीन है ना। इंडिया ने जो इतना पावरफुल मिसाइल लॉन्च किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर कदीर खान जैसे मिसाइल जिसने बनाया हुआ है, तो हम लोग उनकी तरफ तरक्की नहीं मारते हैं। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विदिन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको, तो इसके अंदर तो इंसानियत मर जाएगी ना। तो ये जंग जो होगी तो इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। मेरे से बातें वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। LK अडवाणी था, लाल कृष्ण अडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था, और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है यूपी में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठे हुए। दाऊद
दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे? हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में अगर है आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की, अब उसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं, तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखा। आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है, बुजदिल हम है, बेईमान है, हमने चुड़िया पहने हैं, दुनिया का सबसे बुजदिल हम है। हाथों से मुसलमान नहीं डरते हैं। मैं खुद आजाद कश्मीर गया, उधर LSE पे खड़ा होकर मैं जमात में गया, 40 दिन LSE पे खड़ा था उधर। मैं उस तरफ मोर्चे में देख रहा था, इंडियन मोर्चे में एक बंदा था, और नहीं, इंडियन मोर्चे में 5 बंदे थे, और हमारे मोर्चे में सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके पास क्या है? उनको पेशाब करने का तरीका पता नहीं है, और वो उठेंगे हमसे लड़ेंगे। वो मोदी तुम पाकिस्तान से लड़ेगा? आ जाओ इधर, मैं नवीद अहमद देवबंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 मिनट लगने, ऐसे 2 लड़के आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूँ, सियासी तौर पे ना ये हमारे वाले उन वोट लेने के लिए उनकी गालियां देते हैं, और वो हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए। ये तो सियासत में चलता है। लेकिन ये अगर हम कहें कि अगर हाँ ये है कि हम जैसे कि हम एशिया में है, वो हम ये तो हम कह सकते हैं वो एशिया की वो पावर है, क्योंकि वो है हमसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, वो उनके पास पावर तो है, अथॉरिटी है। लेकिन ये है कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। इसके फायदा ये है क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेड को बहुत फायदा होगा। मोदी खाली बातें करता है। मोदी से अपना जो मुसलमान, अभी देखो 22 करोड़ आवाम मुसलमान पाकिस्तान में है, ठीक है, 40 करोड़ हिंदुस्तान का आबादी है मुसलमानों का, हमसे ज्यादा ट्रिपल उधर है। वो मुसलमान बेजार हो चुके हैं मोदी से कि अल्लाह करे ये मर जाए, हमारा जान छूटे इससे। अगर जंग छिड़ाने इंशाअल्लाह अजीज, तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि वो उस फिरौन से फंस गया है। एक फिरौन वो था जो 70,000 बच्चे ज़बह करवाया, दूसरा फिरौन ये हमारे पड़ोसी इधर बैठा हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा भाई। नहीं, इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, इंडियन मुसलमान आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? भाई बेजार है ना उनसे। इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। अभी जंग के अंदर भी इंडियन मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे। वो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मजबूरन अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बेजार हो चुके हैं। भाई यकीन करो बेजार हो चुके हैं। इंडिया से ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के साथ बुरा होता है, और यहाँ पे भी हिंदुओं की बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। 25 को तकरीबन जो ना क्रिसमस था, आप किसी बिरादरी से भी आप जाके पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में हिंदू है, ईसाई है। क्रिश्चियनों को तो यहाँ पे बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल देती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो प्रॉब्लम है उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू भी सही तो बिल्कुल प्रोटोकॉल में जो वो कारोबार करना चाहते कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि जो इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से मुसलमान ना आर्मी में जा सकते, काफी ऐसे रूल हैं जो मतलब वो लोग हमें भर्ती नहीं करते मुसलमानों को। यहाँ पे भी तो हिंदुओं को किसी सरकारी जगह पे जॉब नहीं मिलती है। वो जगह पे आप जो ना वजारतें जाके देख ले, इतने वजारतें जो ना। चले मुझे किसी एक हिंदू का बताएं, कहाँ पे हिंदू बैठा हुआ है? सर मैं नाम भूला हूँ, कोई एक चावला है, वजीर है, सॉरी एक चावला है कोई, वो भी हिंदू है। आप किसी एक बिजनेसमैन हिंदू का नाम बता दें। बिजनेसमैन सर अभी आगे भी जो उनका बिजनेस ही ऊपर नीचे होता है जो ना, अभी उनके बारे में ठीक है, हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है। बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही है, हिंदू आपके खिलाफ है। मूवीज में उनकी देख लेते हैं, ऐसा है तो फिर हमारा हीरो भी सलमान खान है, ना कि अरबाज खान हमारा। मैं यही पूछने लगी थी, हीरो भी सलमान पसंद है, मूवीज भी उनकी पसंद है, बुमराह भी इंडिया है, तो फिर दुश्मनी किस चीज की है? वही टॉम एंड जेरी का खेल है ये, बस अल्लाह खैर करे, हमें दोनों मुल्कों सही होना चाहिए, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी अब कैसे कह रहे हैं, अभी दुश्मनी अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक
अब देखें आप वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया और इससे बड़ी दुश्मनी किया। हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है वो गलत है। बात इंडिया ने थोड़ी ना ऐसे किया, हाँ वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया, इंडिया का क्या। अब अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी कर। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। ये बांग्लादेश को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल, बेशक कोई चीज मंगवाए ना मंगवाए आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला